लास्ट क्लासेज में हमने विभिन्न नाभिकीय कणों के डिटेक्शन के लिए कई प्रकार के काउंटर का अध्ययन किया था, जिसमें मुख्यतया आयोनाइजेशन चेंबर था, प्रोपोर्शनल काउंटर था और जीएम काउंटर था। अब तक हमने जितने भी डिटेक्टर पढ़े वो सभी डिटेक्टर गैस के आयनन के सिद्धांत पर आधारित थे कि आयनकारी कण के द्वारा चैम्बर में या काउंटर में ली गई गैस का आयनन होता है और आयनन के फलस्वरूप हमें वोल्टेज पल्स मिलती है और उस वोल्टेज पल्स को हम एम्प्लीफाई करके डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है सेंटिलेशन काउंटर, ये भी नाभिकीय कणों को डिटेक्ट करने का ही एक मेथड है, लेकिन ये जो मेथड है वो गैस के आयनन सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ये जो काउंटर है सेंटिलेशन काउंटर, ये फोटो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें नाभिकीय कणों के डिटेक्शन के लिए सिंटिलेशन मेथड का उपयोग किया गया है और उस मेथड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी विशेष मैटर जैसे जिंक सल्फाइड या इसके अतिरिक्त भी कोई दूसरा मैटर हो सकता है उस पर आपतित होता है तो वह लाइट फ्लैश उत्पन्न करते हैं या लाइट फ्लैश उत्पन्न करता है। वो लाइट फ्लैश एज ए फोटोन होते हैं और वही फोटोन आगे विभिन्न किसी कैथोड पर आपतित होते हैं और कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का एमिशन होता है और वो इलेक्ट्रॉन फिर अलग अलग एनोड के द्वारा एक्सेलरेट किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों का पुंज प्राप्त किया जाता है और फिर उन इलेक्ट्रॉन पुंज के कारण जो करंट फ्लो होती है उसको हम किसी रेजिस्टेंस पर लेकर के एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। यदि पर्याप्त मात्रा में अपने पास पल्स नहीं आ रही है तो उसको एम्पलीफाई किया जा सकता है, अन्यथा उसको हम डायरेक्ट भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो सिंटिलेशन काउंटर है या ये जो मेथड है सिंटिलेशन मेथड, इस सिंटिलेशन मेथड के द्वारा आवेशित कणों का डिटेक्शन और उनकी काउंटिंग फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जिसको शॉर्ट में पीएम ट्यूब भी कहते हैं, पीएम ट्यूब के निर्माण के बाद ही संभव हो पाया और इस पीएम ट्यूब का जो निर्माण हुआ वो 1947 में हुआ। यानी इस सिंटिलेशन काउंटर के द्वारा आवेशित कणों को डिटेक्ट करने का जो मेथड है सिंटिलेशन मेथड और उस पर आधारित जो काउंटर है सिंटिलेशन काउंटर, यह काउंटर 1947 के बाद ही उपयोग में आने लगा है। अब लेते हैं इसका सिद्धांत। सिद्धांत में पहले भी जैसे बताया कि इसमें जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी सिंटिलेशन मैटर पर, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जिंक सल्फाइड है, फॉस्फर है, उस पर आपतित होता है तो उस जिंक सल्फाइड या फॉस्फोरस या सिंटिलेशन मैटर, एग्जाम्पल के लिए मान लेते कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है और वो सिंटिलेशन मैटर पर आपतित होता है तो इसके जो अणु हैं सिंटिलेशन मैटर के, वो अणु उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं या परमाणु एक्साइटेड हो जाते हैं और जब वह परमाणु वापस अपनी मूल अवस्था ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वापस आते वक्त ये फोटोन का एमिशन करते हैं। वो फोटोन एज ए लाइट फ्लैश के रूप में आपतित होता है या उत्सर्जित होते हैं
और इनकी इंटेंसिटी जो है, इन फोटोन की इंटेंसिटी जो है, वो इंटेंसिटी निर्भर करती है कि आवेशित कण की एनर्जी कितनी है। जितनी अधिक एनर्जी होगी, इसकी इंटेंसिटी उतनी ही अधिक रहती है। साथ ही सेंटिलेशन मैटर का जो सलेक्शन है कि कौन सा सेंटिलेशन मैटर लें, उसका सलेक्शन भी आपतित कण के नेचर के अनुसार किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का डिटेक्शन करना हो तो हम सीजियम आयोडाइड या क्रिस्टल के रूप में जिंक सल्फाइड का उपयोग करते हैं। बीटा पार्टिकल का डिटेक्शन करना हो तो फिर हम सेंटिलेशन मैटर के रूप में कार्बनिक यौगिक नेफ्थलीन या एंथ्रासीन आदि का उपयोग किया जाता है। साथ ही यदि कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, जैसे न्यूट्रॉन है, उसका हमें डिटेक्शन करना है, तो चूंकि न्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूट्रल पार्टिकल, उस पर कोई चार्ज नहीं है, और चार्ज नहीं है तो फिर वो सेंटिलेशन भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उत्पन्न नहीं करेंगे। इसलिए न्यूट्रॉन के डिटेक्शन के लिए इसके साथ अभिक्रिया करने वाले पदार्थ को, कि न्यूट्रॉन के साथ कौन सा पदार्थ अभिक्रिया कर सकते हैं, उस पदार्थ को सेंटीलेटर के साथ मिला करके उपयोग में किया जाता है। उस पदार्थ को, ऐसा पदार्थ जो न्यूट्रॉन के साथ अभिक्रिया कर सके, क्रिया कर सकें, उस पदार्थ को सेंटीलेटर के साथ मिला करके उपयोग में लेते हैं। और पहले के एक्सपेरिमेंट में एग्जाम्पल के तौर पर बोरोन को एकांतर रूप से जिंक सल्फाइड पर परत बिछाकर न्यूट्रॉन का डिटेक्शन किया जाता था। तो ये तो बात हुई अभी तक अपनी कि इस सेंटिलेशन काउंटर में फोटोन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, लाइट फ्लैश कैसे प्रोड्यूस होती है। पहली चीज, किसके द्वारा? चार्ज पार्टिकल के द्वारा। सेकंड, इसमें अभी तक हमने ये देखा कि अलग अलग पार्टिकल के डिटेक्शन के लिए हम अलग अलग प्रकार के सेंटिलेशन मैटर का उपयोग करते हैं। अब आगे चलें। कब? जबकि आवेशित कण सेंटिलेशन या सेंटिलेशन मैटर पर जब आपतित हो गया और फोटोन उत्पन्न हो गए या लाइट फ्लैश उत्पन्न हो गई, उसके आगे क्या है? वो है कि जैसे ही फोटोन का एमिशन होता है, ये फोटोन, पहले भी बात की थी, पीएम ट्यूब हमने ली है इसमें, ये फोटोन पीएम ट्यूब में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके फोटो कैथोड से टकरा करके इलेक्ट्रॉन का एमिशन करते हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन आगे के पीएम ट्यूब में कई प्रकार के एनोड लगे होते हैं, जिनको डायनोड भी कहते हैं, और वो अलग अलग वोल्टेज पे रहते हैं, बढ़ते हुए वोल्टेज के क्रम में लगे हुए रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर उस फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब में सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनों का एमिशन करके अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं और फिर मापन योग्य धारा उत्पन्न करके हम लोड प्रतिरोध पर स्पंद वोल्टता प्राप्त करते हैं और इस स्पंद वोल्टता को एम्प्लीफाई कर इलेक्ट्रॉनिक गणित द्वारा कणों की गणना कर ली जाती है। तो ये तो है इसका सिद्धांत। अब लेते हैं इसकी बनावट। बनावट में ये जैसे एक आपतित कण है, ये आपतित कण सेंटिलेशन मैटर यहाँ पर जैसे फॉस्फर लिया है, इस फॉस्फर पे आपतित होगा और फॉस्फर पे आपतित होने के पश्चात
लाइट फ्लैश के रूप में ये फोटोन का एमिशन यहाँ दिखाया गया है। ये फोटोन जो है फोटो कैथोड पर आपतित होते हैं, जो कि ठीक फॉस्फर के नीचे की ओर मीटर लगा हुआ है। इस फोटो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और एमिशन होकर के वो एनोड के द्वारा एसिलरेट होता है। जैसे 100 वोल्ट से एसिलरेट हुआ और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से शुरू किया गया कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए। ये 2 इलेक्ट्रॉन 200 वोल्ट से एसिलरेट होकर के 4 इलेक्ट्रॉनों का एमिशन हुआ। फिर इन 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा या ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो 300 वोल्ट से एसिलरेट होकर के 8 इलेक्ट्रॉनों का एमिशन करते हैं। कुल मिलाकर के ये द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें बढ़ती जाती है और फिर लास्ट में इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा फ्लो होने वाली करंट को हम रेजिस्टेंस R पे लेकर के वोल्टेज पल्स प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इसकी एक बनावट है और साथ ही इसका एक ये सामान्य सा चित्र भी दिया गया है कि सेंटिलेशन काउंटर की बनावट कैसी होती। वर्किंग है इसमें, वर्किंग में वापस फिर से वहीं से लेते हैं कि जब एक आवेशित कण या आपतित कण के रूप में फॉस्फर पर आपतित होता है तो वह फोटोन का उत्सर्जन करता है, जो कि एक लाइट फ्लैश के रूप में है। यह उत्सर्जित फोटोन फोटो कैथोड पर आपतित होता है और फोटो कैथोड पर आपतित होकर के एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। फोटो कैथोड से उत्सर्जित यह इलेक्ट्रॉन लगभग 100 वोल्ट के विभवांतर से डायनोड D1 की ओर एसिलरेट होता है। जो पहला एनोड लगा है D1 उसकी ओर एसिलरेट होता है और जब यह इलेक्ट्रॉन D1 पर आपतित होता है या डायनोड D1 पर आपतित होता है तो इससे एक अधिक द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी 1 से 2 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पुनः 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा डायनोड D2 की ओर त्वरित होते हैं, क्योंकि D1 और D2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 100 वोल्ट है। इस प्रकार से सभी डायनोडों से उत्सर्जित द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है और अंत में ये सभी इलेक्ट्रॉन अंतिम डायनोड द्वारा संग्रहित कर लिए जाते हैं। फोटो कैथोड से अंतिम डायनोड तक की सभी ये जो क्रियाएं हुई हैं कि कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फर्स्ट डायनोड पे आया, फिर सेकंड डायनोड, फिर थर्ड डायनोड और फिर लास्ट में लास्ट डायनोड तक, ये सारा प्रोसेस माइक्रोसेकंड में कंप्लीट हो जाता है। फिर ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन लोड रेजिस्टेंस R1 पर वोल्टेज पल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये रेजिस्टेंस R1 यहाँ पर दिखाया गया है। इस पल्स वोल्टेज को इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करके काउंटर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। साथ ही काउंटर के निर्गम पर पल्स वोल्टेज की हाइट, कहना है मतलब उसका एम्पलीट्यूड, सेंटीलेटर पर आपतित कण की ऊर्जा के समानुपाती होता है। कि जो आवेशित कण था, यदि उस आवेशित कण की ऊर्जा अधिक है तो वोल्टेज पल्स की हाइट भी अधिक होगी और यदि कम है तो उसकी हाइट भी कम होगी। अब उस वोल्टेज पल्स की हाइट कितनी होगी उसकी सामान्य से एक यहाँ पर कैलकुलेशन है मैथमेटिकल रूप से, वो यहाँ देखते हैं। चूंकि अभी हमने कहा कि आउटपुट पर जो वोल्टेज पल्स हमें मिलेगी उस वोल्टेज पल्स की हाइट
आपतित आवेशित कण की एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है। अब एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि जो आवेशित कण था उसकी प्रारंभिक एनर्जी है वो ली है यहाँ पर E किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी E है और यूनिट जो ली है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि सेकंड कंडीशन मानी इसने या कल्पना की है कि यदि आपतित विकिरण के प्रति किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के लिए टोटल एनर्जी तो E किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन पर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के लिए यदि सेंटीलेटर से उत्सर्जित फोटोनों की संख्या Np है, या N और P सबस्क्रिप्ट है, उत्सर्जित फोटोनों की संख्या Np है, ये किसके द्वारा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के द्वारा। तो E किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से कितना होगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आएगी उत्सर्जित फोटोनों की संख्या N × E। अब ये जितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए थे वो सब के सब जितने फोटोन उत्सर्जित हुए थे वो सभी फोटोन कैथोड पे तो आएंगे नहीं, उनका कुछ अंश ही कैथोड पे गिरेगा और वो मान लेते हैं कि इन फोटोनों का अल्फा अंश ही फोटो कैथोड पर आपतित होता है। अंश का मतलब जैसे 1/2, 1/4, 1/6। तो फोटो कैथोड पर आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या को आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आएगी अल्फा Ne। नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ निकालेंगे दक्षता। दक्षता किसकी, फोटो कैथोड की, कि आपतित फोटोनों में से कितने फोटोनों ने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए हैं, या फोटो कैथोड द्वारा फोटोन को फोटो इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित करने की दक्षता ईटा हो। सबस्क्रिप्ट Ne का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिशन की एफिशिएंसी, वो है इज इक्वल टू उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपॉन कितने फोटोन आपतित हुए थे। तो यहाँ से यदि हम उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें तो इन उत्सर्जित या फोटो कैथोड पर प्राप्त फोटोनों की संख्या को ईटा से मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी ये वाली, यानी फोटो कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ईटा अल्फा N × P E ये मिलती। अब फोटो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए वो सब के सब तो डायनोड D1 से, या जो फर्स्ट डायनोड है उससे एसिलेट नहीं होंगे, या सारे के सारे तो उसके ऊपर जाकर के आपतित होने से रहे। इन उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों का बीटा अंश ही यदि प्रथम डायनोड पर की ओर एसिलेट होता है तो प्रथम डायनोड द्वारा प्राप्त फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही फर्स्ट डायनोड पर आपतित होंगे द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यदि एक इलेक्ट्रॉन के आपतन से डायनोड P इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, कौन से, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, तो इन इलेक्ट्रॉनों से कितने होंगे, P से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो एक डायनोड की बात हुई। यदि PM ट्यूब में N डायनोड है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या P है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो N है तो P की पावर N हो जाएगा। जितने होंगे डायनोड उतनी पावर लग जाएगी। तो ये तो प्राप्त हुई हमें कि PM ट्यूब में यदि N डायनोड है
तो एनोड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो इन n इलेक्ट्रॉनों का चार्ज Ne। ये तो आया टोटल चार्ज Q। यदि हमने रेजिस्टेंस R के पैरेलल कैपेसिटर C लगा रखा है तो वोल्टेज पल्स की हाइट का फॉर्मूला है V = Q/C। यहाँ पर Q है टोटल चार्ज जो कि Ne है। वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो अपने पास है वोल्टेज पल्स की हाइट ये आएगी। और यहाँ से देखें तो वोल्टेज पल्स की हाइट जो है V वो प्रोपोर्शनल है एनर्जी E की। तो ये हुआ कि वोल्टेज पल्स की हाइट आपतित आवेशित कण की एनर्जी के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है इसके सेंटीलेटर काउंटर की विशेषताएं। और पहली विशेषता है कि इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है, साथ ही पैरालिसिस टाइम भी बहुत कम रहता है और काउंटिंग रेट भी लगभग 10⁸ प्रति सेकंड है। सेकंड है इस काउंटर की रिजॉल्विंग पावर बहुत अधिक है और इसका रीज़न है क्योंकि इसका पल्स जो गैप है, डिफरेंस है, वह 10⁻⁻8 सेकंड ऑर्डर का होता है। थर्ड है इसमें स्पंद वोल्टता की हाइट जो है वो आयनकारी कण की ऊर्जा के समानुपाती होती है, इसलिए इसके द्वारा आपतित कणों की ऊर्जा का भी मापन किया जा सकता है। फोर्थ है यह गणित्र, ये काउंटर गामा रे ऊर्जा मापन के लिए भी उपयोगी होता है। फिर आता है इस काउंटर की कमियां और पहली कमी है कि सेंटीलेटर काउंटर की ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वह ऊर्जा के प्रकाश क्षण दीप्ति में रूपांतरण तथा फोटोन के फोटो इलेक्ट्रॉन में रूपांतरण के कारण अल्प होती है, यानी ओवरऑल एफिशिएंसी इसकी कम रहती है। सेकंड है लाइट फ्लैश की इंटेंसिटी जो है वो विकिरण के प्रकार पर निर्भर करती है, आपतित कण की या कण के प्रकार पर निर्भर करती है। इसलिए पल्स वोल्टेज की जो हाइट है वो विभिन्न कणों, आवेशित कणों या नाभिकीय कणों के लिए भिन्न भिन्न होती है, यानी सभी पार्टिकल की पल्स हाइट एक जैसी नहीं होती है। पार्टिकल के अकॉर्डिंग उनकी हाइट भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।